ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से। पढ़ो, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 12th चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। इजी है, थोड़ा बहुत थियरी है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी आएगा, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है। 12th में इसका यूज होने वाला है, चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। ये सब चीज़ वहाँ पे 12th में लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पढ़ो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। थोड़ा आंसर बड़ा बड़ा है तो ऑन द स्पॉट याद करते रहो फटाफट, राइट? तो क्वेश्चन समझा क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम किसका है? इक्विलिब्रियम स्टडी करना है हमको, फिजिकल प्रोसेस। तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना कि फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो फिजिकल प्रोसेस पे बेस्ड है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रोसेस क्या है। देखो, द चेंज ऑफ वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस। फेज मालूम है? फेज मतलब स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस ना, इसको ही बोलते हैं फेज, बराबर? द चेंज ऑफ वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर, राइट? अनदर फेज इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। समझा क्या है? एक एग्जांपल समझो, आइस क्यूब है, तो आइस मतलब सॉलिड स्टेट है, उसको ऐसे समझो सराउंडिंग में रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाएगा, लिक्विड ना। पहले सॉलिड था, बाद में क्या बन गया? तो ये फिजिकल चेंज हो गया। समझा फिजिकल चेंज मतलब क्या है? द चेंज ऑफ one phase of a substance to another phase is a physical process. Easy ना? बोलो, बताओ क्या है, बोलो। The change of one phase of a substance to another phase is a physical process. Simple एकदम, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, इजी इजी। अच्छा, फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल रहता है। कैसा रहता है? एग्जाम्पल जो तुमको मैंने बताया, आइस क्यूब सॉलिड है, रख दिया इसी सराउंडिंग में, क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो क्या वो लिक्विड को फिर से आइस नहीं बना सकते? लेके जाओ फ्रीजर में रख दो, बन गया ना आइस। तो उल्टा भी है ना पॉसिबल। तो फिजिकल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। समझा ना कैसा है? इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट याद है तुमको? बोलो क्या था, बताओ। द चेंज ऑफ वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर फेज इज अ फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वो उल्टा भी हो सकता है। समझा ना? आगे बढ़ते हैं। तो अगर अलग अलग फेज के बीच में इक्विलिब्रियम आता है तो उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अलग अलग फेज मींस क्या? वो आइस का फेज बोलो क्या रहेगा? सॉलिड। अरे फेज मतलब स्टेट, समझा? आइस का फेज क्या रहेगा? सॉलिड। और जो वाटर बना था उसका फेज लिक्विड। तो ये दो अलग अलग फेज है ना। अगर ये दोनों फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल पॉइंट है, बराबर? इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझा फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या आता है? बहुत सिंपल है। दो अलग अलग फेज के बीच में अगर बताऊंगा थोड़ी देर में, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है आगे आएगा इक्विलिब्रियम, बराबर? अगर दो अलग अलग फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल। सिंपल पॉइंट है। तीनों पॉइंट याद है? बोलो फर्स्ट पॉइंट, द चेंज ऑफ वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर फेज इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल है ये भी। थर्ड पॉइंट तुमको याद है? याद है ना क्या है? हाँ, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये भी इजी है। समझा है? ऑन द स्पॉट याद करते करते चलो। समझा तुमको ये क्या है? हाँ चलो, अब एग्जांपल देखते हैं। समझो वाटर है, वाटर हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर के अंदर है। क्लोज कंटेनर मालूम है? बंद, ढक्कन बंद है और अंदर वाटर है। समझा? वाटर फिर इवापोरेट हो जाएगा, बराबर ना? वाटर था तो कौन सा स्टेट था? लिक्विड। फेज कौन सा? लिक्विड की बात है, बराबर? फिर थोड़ी देर बाद वो गैस फेज में जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, गैस फेज में आएगा। पूरा का पूरा वाटर गैस फेज में आ सकता है क्या? मैंने इसको हीट नहीं किया है। देखो, हीट नहीं करेंगे ना तो भी इवापोरेट होता है वाटर। समझा? टेम्परेचर का डिफ होता है वहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो वाटर के अंदर तुम लोगों ने एक बॉटल है, उसके अंदर वाटर भर के रख दिया है और 2-3 दिन बाद आके चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ड्रॉप भी दिखता है ना आजू बाजू, थोड़ा फिर भी इवापोरेट होता है, हीट नहीं करेंगे तो भी। तो बोलने का मतलब है वाटर को हमने प्लेस किया है किसके अंदर? क्लोज्ड कंटेनर, बंद कंटेनर है, कंटेनर बंद है, बराबर? तो वो इवापोरेट होएगा। इवापोरेट होके क्या बनाएगा? पहले वाटर था, अब क्या बनाएगा? वाटर वेपर। ये सब बेसिक है, इतना कुछ हाई लेवल का साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं तुमको, इजी है। तो बना देगा वाटर वेपर, बराबर? और जो वाटर वेपर है, वो जो वाटर रहेगा उसके ऊपर का जितना भी जगह है वो सब ऑक्यूपाई कर लेगा। अरे बॉटल के अंदर अगर वाटर इतना है तो ऊपर का जो जगह है उसमें क्या आ जाएगा? वाटर वेपर ना, क्योंकि इवापोरेट हो गया। गैस पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, तुमको मालूम रहेगा ना? गैस फेज क्या करता है? जितना भी वॉल्यूम उसको मिला वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसा है। तो जो वाटर वेपर बना वो ऑक्यूपाई करता है ऑल द अबव स्पेस ऑफ द लिक्विड एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। उसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, बराबर ना? सोचो ना, एक बॉटल है, बॉटल के अंदर लिक्विड है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट होके क्या बनाया? वाटर वेपर। वेपर मतलब गैस।
गैस मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम ले लिया उसने, और अब जब पूरा वॉल्यूम ले लिया है, वो वॉल्यूम ज़्यादा बचा नहीं, तो अब क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो जो लिक्विड का लेवल रहेगा उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऊपर जो कैप रहेगा उस पर प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करता है। समझा? समझा क्या है? इजी है ना पॉइंट, ये भी हार्ड नहीं है। किधर ये वाला पॉइंट ना, व्हेन वाटर इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट evaporates to form water vapor and occupies all the above space of the liquid, या फिर बोल सकते हैं all the space above the liquid, ये भी चलेगा, एक ही मतलब है ना। हाँ, एंड क्या करता है, occupies all the space above the liquid, और क्या करता है, प्रेशर एंड exerts pressure। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये पॉइंट को समझो, फिर बोलना है तुमको। पॉइंट सुनो, when water is placed in a closed container क्या होने वाला बताओ, it evaporates to form water vapor which occupies all the space above the liquid and exerts pressure। सिंपल पॉइंट है, हार्ड नहीं है इतना भी, इजी है ना। बोलेंगे एक बार, बोलो जरा, बिना देख के बोलो, एकदम देख के मत, देख के तो कोई भी बोलेगा। बोलो, when water is placed in a closed container क्या होता है, it evaporates and forms water vapor and occupies all the space above the liquid and exerts pressure। सिंपल है, इजी है ना। बोल सकते हैं, चारों पॉइंट याद है। बोलो फर्स्ट, द चेंज ऑफ वन फेज ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर फेज इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी याद है तुमको। थर्ड पॉइंट याद है क्या, ये ना, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये भी राइट है। फोर्थ भी तुमको याद है, व्हेन वाटर इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट इवोपरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर विच ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम अबाउ द लिक्विड एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। बराबर ना, हो गया। चलो 4 पॉइंट समझा क्या है। हाँ, अब सुनो, वाटर था, वाटर से वाटर वेपर बना, वाटर वेपर ने पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, अब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब और ज्यादा वाटर वेपर नहीं आ सकता क्योंकि जगह फुल हो गया ऊपर का, बराबर, ऊपर का जगह फुल हो गया ना, अब और ज्यादा वाटर वेपर नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी वाटर तो इवोपरेट करने का ट्राई करेगा, बराबर। तो देखो, ऊपर का जितना भी जगह है वो फुल हो गया है, तो जब भी वाटर और इवोपरेट होने का ट्राई करेगा। एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मालूम ना तुमको, पढ़ा ना हमने, मोलारिटी ये सब पढ़ा ना, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, एक बात बताओ, जब वाटर का इवोपरेशन हो रहा है या फिर जब वाटर ने इवोपरेट करने स्टार्ट किया, तभी का समझो, जब वाटर ने इवोपरेट करने स्टार्ट किया, तो बताओ वाटर वेपर ज्यादा रहेगा कि लिक्विड वाटर ज्यादा रहेगा? लिक्विड, क्योंकि तभी तो स्टार्ट हुआ है। थोड़ा देर बाद दोनों सेम हो जाएगा, जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा लिक्विड वाटर का, उतना ही वाटर वेपर का रहेगा। और मतलब एक्चुअल में उसके बाद देखेंगे तो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना। अरे यही तो साइकिल होता है ना, पढ़ा ना तुमने, ईवीएस वगैरह में पढ़ा रहेगा। पहले इवोपरेशन, फिर ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वापस नीचे आएगा, ये प्रोसेस क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। पढ़ा था ना, ये सब पढ़ा है ना। एक बार इवोपरेट होता है तो वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर से अगर वापस लिक्विड वाटर बनेगा तो कंडेंसेशन ना। और ऐसा कभी होएगा जब ऊपर का जो वाटर वेपर है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो फिर से रिटर्न आएगा ना, कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और ये प्रोसेस का नाम क्या है? यही पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट किधर गया, ये पढ़ो जरा। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ रहा है बताओ, किसका कौन सा बढ़ रहा है? वाटर वेपर जो ऊपर उसका। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस, बढ़ेगा, तो क्या होगा? सम ऑफ द, ऐसा नहीं कि सबका सब नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ वाटर वेपर जिसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे और लिक्विड से ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा अपने ओरिजिनल स्टेट में ना। किधर गया? सम वाटर वेपर कंडेंसेस बैक टू लिक्विड स्टेट। अरे कंडेंसेस लिख दिया, मतलब कंडेंसेशन फिनोमेनन हो रहा है, ये बताया ना तुमको मैंने, याद है पॉइंट? फिर से बोलो जरा पॉइंट क्या? व्हेन concentration of water vapor increases, some water vapor condenses back to the liquid state। इजी है ना। फिर से बोलो, क्या बताऊं, बिना देखे बोलो। When concentration of water vapor increases, some water vapor condenses back to the liquid state। इजी पॉइंट है, समझा? 5 पॉइंट हो गया ना, 5th पॉइंट हो गया। चलो 6th पॉइंट देखते हैं। अब देखो 6th वाला पॉइंट जरा एक बार पढ़ो, मालूम पड़ेगा क्या? द रेट ऑफ एक मिनट सुन जाओ, रेट वाला वर्ड जब भी आएगा ना, याद रखना कि हम लोग वो चीज को कंपेयर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझा? रेट वाला वर्ड जब भी आएगा तो याद रखो वहां पे टाइम का मेन रोल है। पढ़ो, अब पढ़ो। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर तो हमने दिया ही नहीं, गर्म थोड़ी किया था बॉटल को, अपने फिर भी इवापोरेट हुआ था ना। हाँ, इवापोरेशन का जो रेट है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब इवापोरेशन बढ़ा नहीं सकते हम लोग, समझा?
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इवापोरेशन बढ़ा नहीं सकते। बोले सर बढ़ा सकते हैं, वो कभी जब गर्म करेंगे तो फिर तो बढ़ेगा ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इवापोरेशन तुम्हारा होएगा वो टाइम पे। इवापोरेशन का जो रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट, लेकिन कंडेंसेशन का रेट कांस्टेंट नहीं रहता है। पानी ऊपर जाने के टाइम पे कांस्टेंट रेट से ऊपर जाएगा वाटर, लेकिन नीचे आने के टाइम पे रेट बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा रेट? जब ऊपर जो भी वाटर वेपर है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा रेट से नीचे आएगा ना, समझा ना। लेकिन इवापोरेशन का रेट, अरे बहुत बहुत सिंपल है, इवापोरेशन का रेट कांस्टेंट रहेगा और कंडेंसेशन का रेट चेंज हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा? ऊपर जो भी वाटर वेपर है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। समझा है ना? हार्ड है, समझा है ना पॉइंट क्या बोला? हाँ पढ़ो, पॉइंट पढ़ो। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज, वो कांस्टेंट रहेगा, राइट है। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर ले लो उस पे तुम्हारा इवापोरेशन का रेट लेकिन कंडेंसेशन कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, वो चेंज हो सकता है। बट पढ़ो आगे, बट द रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। कई बढ़ेगा बताओ? जो ऊपर का वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो बढ़ेगा ना, अगर कम रहेगा तो कम रहेगा ना। कंडेंसेशन का रेट क्या रहेगा? कम। और ऊपर का वाटर वेपर का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो कंडेंसेशन का रेट ज्यादा। और ऊपर के वाटर वेपर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। सिंपल है ना, याद रहेगा। पढ़ो एक बार फिर से, क्या है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट ना, इज कांस्टेंट एट ऑलवेज, एक कौन सा? एनी टेम्परेचर ना। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट एनी टाइम, बट द रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस कभी एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस। इजी पॉइंट है, तभी हार्ड नहीं है। बोल सकते एक बार बिना देख के? बोलो जरा, बताओ क्या है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट ना एट एनी टेम्परेचर, बट द रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस। इजी ना, समझा। एक लास्ट देखो, एक टाइम आएगा बीच में जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वही है तुम्हारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। पढ़ा ना पहले, समझा? एक टाइम आएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? इक्वल। तो वो जो स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम का स्टेज अटेन हो गया है। समझा? लास्ट पॉइंट पढ़ो। When the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, then that state is called as physical equilibrium. Then that state is called as physical equilibrium. Easy point है, समझा? physical equilibrium क्या क्या है? अभी तक पॉइंट याद है ना? पहले पॉइंट में हमने देखा कि एक फेज दूसरे फेज में चेंज हो रहा है कोई एक सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल। फिर सेकंड पॉइंट देखा फिजिकल इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल है। फिर थर्ड पॉइंट में देखा हम लोग ने ये इक्विलिब्रियम अगर दो अलग अलग फेज के बीच में एस्टेब्लिश होता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिर फोर्थ पॉइंट में वाटर था हमारे पास, क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर बंद करके रख दिया है, इवापोरेट हो रहा है, क्या बना रहा है? वाटर वेपर। वाटर वेपर आ रहा है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया लिक्विड के ऊपर, क्या एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर। ये पॉइंट नंबर 4 था ना। फिर क्या देखा? जैसे ही ऊपर का वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्या होएगा? क्या होएगा? कुछ वाटर वेपर, सम वाटर वेपर कंडेंसेस बैक टू द लिक्विड स्टेट। ये पढ़ा ना हम लोग ने। फिर पढ़ा द रेट ऑफ जो इवापोरेशन वो हमेशा कांस्टेंट, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। कई बढ़ेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज हुआ तो बढ़ेगा, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज हुआ तो कम हो जाएगा। फिर देखा एक स्टेज आएगा बीच में, कोई तो स्टेट आएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। खत्म। समझा फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इजी एकदम, कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी टॉपिक है। समझ गया रहेगा तुमको पहला पॉइंट क्या है, बराबर ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, फिजिकल पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ते? कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल है। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, तो तुम्हारा काम है उसको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, तो अभी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, बराबर? एक केमिकल रिएक्शन देखो मैंने वहां पे लिया है, देखो क्या क्या है केमिकल रिएक्शन? A प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स C प्लस। ये दो एरो का मतलब मालूम है क्या है? एक एरो का मतलब है A प्लस बी से क्या मिल सकता है? C प्लस डी, और जो दूसरा उल्टा एरो का मतलब है C और D को मिलाया तो A और B भी मिलेगा, ऐसा भी है। समझा? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ना रिवर्सिबल, फिर से एक बार कौन सा है? कंसीडर अ रिवर्सिबल केमिकल, याद कर लो, कंसीडर अ केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है? A प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स C प्लस डी। सिंपल, पहला पॉइंट, इजी। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो टाइम पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? ए बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा कि सी डी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? ए बी का, क्योंकि रिएक्शन तो चालू हो रहा है।
सी डी बना ही नहीं ना अभी तक, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, समझा क्या? अरे इजी एकदम, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ए बी तुम्हारे पास ज्यादा है, और जो भी कंटेंट ज्यादा रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। सी डी तो बना ही नहीं था ना स्टार्टिंग में, सी डी कब बनेगा? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सी डी बनेगा, समझा? तो स्टार्टिंग में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ए बी, और लास्ट में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? सी डी का, तभी ए बी का कॉन्सेंट्रेशन खत्म ना, ए बी खत्म हुआ तभी तो सी डी बना ना, समझा ना? हाँ, तो ऐसे ही तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है, एट द स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स गिव्स सी एंड डी, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ए और बी कंबाइन होकर क्या मिलेगा तुमको? सी और डी। स्टार्ट हो रहा है अभी, पूरा को पूरा सी डी नहीं मिला तुमको, जस्ट स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, समझा? आगे फिर क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास और मोलार कॉन्सेंट्रेशन। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर ही आगे का जितना भी कंटेंट यहां तक लिखा है ना, सब वही एक पॉइंट पे डिपेंडेंट है। दिख रहा है जो मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा है, जो रेट है, रेट जो भी रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट मतलब क्या? रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, समझा? उसको बोलते हैं रेट। फास्ट होएगा कभी, कम टाइम में हुआ तो फास्ट, अरे कम टाइम लगा रिएक्शन को तो फास्ट रिएक्शन ना, ज्यादा टाइम लगा तो स्लो। मैंने बताया था ना, रेट वाला वर्ड हमेशा किससे रिलेट करता है? टाइम। देखो देखो ध्यान दो, ये देखो, कोई भी रिएक्शन का जो रेट है ना, कोई भी रिएक्शन का जो रेट है स्मॉल आर, ये डिपेंड करता है हमेशा उसके मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? ये जो बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं मोलार कॉन्सेंट्रेशन, बराबर? इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वो जो बॉक्स में आगे किधर भी जितनी बार देखो बॉक्स बनाया, देखो यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स, हाँ, इसका मतलब क्या है? 2 नाम है उसका, पहला नाम क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा नाम क्या है? एक्टिव मास, समझा? हाँ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मालूम है क्या है? जो भी एरो के पीछे वो बाद में प्रोडक्ट, समझा? सिंपल लॉजिक है। तो हमने देखा कि पॉइंट का मतलब समझा क्या है? पॉइंट का मतलब इधर है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स, या फिर इट्स डिपेंडेंट ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बोलो रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी ना, प्लस नहीं, ए और बी ना, तो ए और बी के मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कौन? रेट। रेट समझ में आता है क्या? मतलब रिएक्शन कितना फास्ट होएगा, कितना स्लो होएगा, वो डिपेंड किस पे करता है? रेट। हाँ, ऐसा सिंपल। चलो, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स याद कर लो अपने आप, बहुत इजी। देखो पॉइंट सुनो, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही तो बोला है, समझा क्या है? फिर से सुनो, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इजी है ना? बोलो क्या बताओ? The rate of the reaction always depends on the molar concentration और active mass of the reactant। वही लिखा है ना वहां पे, यही है ना? Depends on the active mass, और एक ही बात है ना, active mass मतलब भी molar mass, molar concentration, बराबर? of reactant ना, reaction लिख जाएगा, reactant है यहाँ पे। समझा रहा पॉइंट जो बताया तुमको? समझा ना क्या पॉइंट है? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट याद कर लिया ना हम लोग ने। फर्स्ट पॉइंट याद है? फर्स्ट पॉइंट तो रिएक्शन है, कंसीडर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या था रिएक्शन? A प्लस बी रिवर्सिबली गिव C प्लस डी, सिंपल है। फिर सेकेंड पॉइंट देखा, एट द स्टार्ट A एंड B विल गिव C एंड D, अपने मन से ही बना सकते हैं, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए बस, समझा? फिर थर्ड पॉइंट में क्या देखा, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इजी पॉइंट है, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझा? चलो ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ देखो, एक बार स्टार्टिंग में क्या बताया तुम लोगों ने कि कौन ज्यादा था? ए बी, ए प्लस बी नहीं, ए और बी स्टार्टिंग में ज्यादा था, राइट? फिर जैसे जैसे टाइम आगे आगे प्रोसीड होएगा, अभी क्या ज्यादा बनेगा बताओ? और ए और बी कम हो जाएगा और सी और डी बढ़ जाएगा ना, वही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, एज द टाइम प्रोसीड्स, टाइम आगे आगे जा रहा है, आगे मतलब रिएक्शन भी आगे आगे बढ़ रहा है, क्या होने वाला है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये कम होएगा ना, ये कम, अगर ये कम हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होएगा। कौन बढ़ रहा है? तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, एज द टाइम प्रोसीड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीसेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी इंक्रीसेस। सिंपल पॉइंट है। चारों पॉइंट याद है तुमको? बोलो जरा, फर्स्ट पॉइंट बताओ। कंसिडर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, दैट इज क्या है? ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव सी प्लस डी, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, at the start of the reaction A and B molecules give C and D molecules, बराबर? फिर क्या था? The rate of the reaction always depends upon the molar concentration और active mass of reactant, right है? फिर आगे वाला फोर्थ पॉइंट,
as the time proceeds the concentration of A and B decreases and the concentration of C and D increases. Simple point, right? आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। देखो अब A और B कम हो रहा है और क्या बढ़ रहा है? C और D इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, A B था, उससे क्या बना? C D। जब A B से C D बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड ना। अरे A और B से अगर C D बनता है तो फॉरवर्ड ना, और अगर C D से A B बनता है तो बैकवर्ड बोलो या फिर रिवर्स रिएक्शन बोलो, दोनों चलेगा। समझा क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, A और B से क्या बन रहा है? तो बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। क्यों? A और B कम हो रहा है और जो तुमको चाहिए वो बढ़ रहा है ना। अरे फॉरवर्ड मतलब ऐसा ना, ये मतलब तुमको ये चाहिए, ये क्या है? C और D ना, तो ये तो बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होएगा। बराबर, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बराबर है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो टाइम पे नहीं है ना, बराबर। लेकिन थोड़ा देर बाद टाइम, जब बहुत टाइम हो गया उसके बाद क्या होएगा? CD बहुत ज्यादा बन गया है और A भी कम हो गया, खत्म ही हो गया समझो। जब ये CD ज्यादा है तो अब रिवर्स आएगा ना रिएक्शन, समझा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आया क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब कितना स्पीड से CD बन रहा है, समझा क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या है? कितने स्पीड से C और D बन रहा है। और रेट ऑफ बैकवर्ड या फिर रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या है? कितने स्पीड से A और B बन रहा है, समझा? तो पॉइंट पढ़ते पढ़ो, पॉइंट नंबर 5, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज। ये कभी होएगा? ये डिक्रीज कभी होएगा? टाइम प्रोसीड होने के बाद ना। अरे टाइम एक बार प्रोसीड हो गया है तो पूरा C और D बन गया ना, अब और बनेगा क्या? C और D नहीं बनेगा, A भी रहेगा तो ही तो CD बनेगा ना। A भी खत्म हो गया है, समझा? अभी क्या बन गया हमारे पास? C और D। हम लोग टाइम प्रोसीड की बात कर रहे हैं, इसके आगे सब टाइम प्रोसीड है, आगे वाला कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे टाइम प्रोसीड हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो गया ना, क्योंकि CD तो बन गया है, CD बन गया है। अभी A भी है क्या तुम्हारे पास? अब रिटर्न आएंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोलो क्या होएगा? अभी इंक्रीज ना, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। कब? थोड़ा टाइम प्रोसीड होने के बाद। और एट अ स्टार्ट पे, जब स्टार्ट में क्या था? स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा रहेगा ना, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि CD तो बना रहे थे हम लोग। और टाइम प्रोसीड हुआ तो CD बन गया, A भी खत्म हो गया ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। सिंपल पॉइंट है। तो पॉइंट याद रहेगा ना तुमको? ड्यू टू इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है C और D का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था ना। हाँ, मतलब रेट क्या लिखा है? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कौन? C और D। सिंपल ना। बोलो एक बार पॉइंट पढ़ो, क्या देखो? The rate of forward reaction decreases and the rate of reverse reaction increases. रीजन क्या है? रीजन बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C and D मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ना, यही रीजन है। समझा तुमको? पॉइंट नंबर 5 समझा है? हाँ, अब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है। बीच में एक टाइम आएगा ना जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल। एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जा रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? क्योंकि इक्वल हो गया ना अभी, तो अभी सेम रहेगा। यही पॉइंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो। इवेंचुअली मतलब बीच में टाइम आएगा, इवेंचुअली द रेट ऑफ डिक्रीज इन फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा था ना पहले। अरे फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन बीच में एक स्टेज आएगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाएगा ना। इवेंचुअली द रेट ऑफ डिक्रीज इन फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन द बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रिवर्स रिएक्शन। बता ना तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले। बीच में एक टाइम आएगा जहां पे रेट ऑफ डिक्रीज इन फॉरवर्ड रिएक्शन किससे इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ इंक्रीज इन बैकवर्ड रिएक्शन, बराबर। और ये ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, राइट है। एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कौन? AB ना, एंड प्रोडक्ट बिकम्स, यही तो तुम लोग ने तो आंसर दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, अगर इक्वल हुआ तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम। वही तो लिखा है ना, अपने मन से ही बना सकते, जरूर नहीं कैसे। इवेंचुअली द रेट ऑफ डिक्रीज इन फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल। सिंपल ना, थोड़ा फास्ट है लेकिन ठीक है, समझो, इतना भी हार्ड नहीं है, समझा ना। लास्ट एक पॉइंट देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगा? ये जो स्टेज आया ना, ये जो स्टेज जहां पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो डिक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, इक्वल हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो गया है, यही स्टेज को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। समझा? फिजिकल इक्विलिब्रियम याद है क्या? याद है ना?
फिजिकल इक्विलिब्रियम। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल। याद है फिजिकल इक्विलिब्रियम में इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम सेम हो गया था। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम सेम हो जाएगा। पॉइंट सुना है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत, यही मेन डिफ। अगर एग्जाम में कोई वाइवा में ओरल में तुमको पूछा व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, तो थोड़ी ना इतना बड़ा पढ़ के बताने वाले वहां पे, उधर यही पॉइंट बताने का रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट है। और अगर क्वेश्चन पूछा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो ये वाला पॉइंट बताने का रहता है, समझा। चलो तो केमिकल इक्विलिब्रियम पहले समझ लो, मेन सबसे मेन पॉइंट यही है, बराबर, सबसे मेन पॉइंट है, बाकी तो तुम लोग लिख देंगे। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेज है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेज। ये क्या है, एक स्टेज। क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, वो किससे इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। बैकवर्ड मतलब रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट है। इसके आगे थोड़ा और कंटेंट है, मैं तुमको बोल के दिखा देता है, तो तुम लोग बाद में उसमें ऐड कर लो। पॉइंट सुनो, the chemical reaction is defined as a stage, sorry chemical equilibrium, the chemical equilibrium is defined as a stage of chemical reaction का स्टेज रहेगा ना कोई तो एक, बराबर। तो chemical equilibrium is defined as a stage। क्या होता है यहाँ पे, एट ये जो स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये तो ठीक है। और एक चीज बताओ, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स का मतलब ही वही है ना, दैट इज करके तुम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट सुनो फिर बोलने का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। द केमिकल इक्विलिब्रियम is defined, chemical equilibrium is defined as a stage of chemical reaction in which rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse, that is the concentration of reactant molecule becomes equal to the concentration of, बोलेंगे, बोलो बताओ जरा क्या है। The chemical equilibrium is defined as a stage of chemical reaction in which rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, easy है ना। That is concentration of reactant molecule, मतलब AB ना, AB, and the concentration of product molecules are equal, या फिर बोल सकते becomes equal। पॉइंट तो अपने मन से ही बना सकते हैं ना, मतलब खाली समझ लो, समझा है ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब बहुत सिंपल है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है, यही तो मतलब है, समझा है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत बड़ा पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन ना वो इतना इजी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमको पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया तो अपने आप इतना बड़ा पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं। एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर ये चैप्टर एग्जाम में रहेगा तो। चलो देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने से पहले मैं तुमको पॉइंट नंबर 2 सिखाता है। एक बार पॉइंट नंबर 2 हो गया ना, अपने आप पॉइंट नंबर 1 हम लोग बना देंगे, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। सुनो, बहुत एक सिंपल से एक रिएक्शन लिया, पढ़ो रिएक्शन क्या है, कंसिडर अ रिएक्शन। क्या है, A टाइम्स A, स्मॉल a ना, A टाइम्स A बोलते हैं उसको, राइट, प्लस B टाइम्स B गिव्स बोलेंगे क्या, रिवर्सिबली गिव्स बोलेंगे, गिव्स, क्योंकि 2 एरो थोड़ी लिखा है मैं वहां पे, समझा। मतलब खाली रिएक्शन कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं जाएगा, समझा। हाँ तो क्या लिखा हमने, कंसिडर अ रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, सिंपल है ना। हाँ अगर मुझे इसका रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट, तो देखो रेट कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, हमको मालूम है पहले से। रेट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही ना रिएक्टेंट। कौन है रिएक्टेंट, कैपिटल A मेरा रिएक्टेंट है, कैपिटल B भी क्या है, रिएक्टेंट में ही आएगा, समझा। तो वो दोनों मैंने ले लिया। अब क्या करने का, ये जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास का टर्म है, इसके पावर में वो चीज में लिखेगा जो कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, A, कैपिटल A कोएफिशिएंट मतलब उसके बाजू वाला, कैपिटल A के बाजू में कौन है, हाँ स्मॉल है, तो ये है उसका कोएफिशिएंट, समझा। अगर मैंने कैपिटल A के पीछे A देखा तो मैंने ऊपर A डाल दिया, कैपिटल B के पीछे देखो क्या है, स्मॉल b, तो इधर ऊपर बोलो क्या आएगा, समझा पॉइंट क्या है। ये A और B को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पढ़ाया भी, इस पे सम भी हम लोगों ने सॉल्व किया ना। स्मॉल a और स्मॉल b को क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोलेंगे तो भी चलता है, लेकिन प्रॉपर नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और a b क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट, बराबर। c d क्या रहेगा, प्रोडक्ट में आ जाता है, बराबर, समझा है ना। अब पॉइंट सुनो, समझा मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, तो ये तुमको समझा है क्या, देखो रेट डायरेक्टली, इसको याद है सिंबल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पढ़ा है हम लोग ने ये चीज बहुत बार। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इस क्या बोलते हैं इसको, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और एक नाम है एक्टिव मास, बराबर। किसका एक्टिव मास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, रिएक्टेंट। पावर भी है, पावर भी ना। देखो मैं एक बहुत बड़ा, ये जो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक बोलता है, प्रॉपरली सुनो, समझा। अगर प्रॉपरली सुन लिया तो अपने देख के तो कोई भी बोल देगा,
सुनो और समझो और फिर तुमको बोलना है, बड़ा पॉइंट है, सुनो। जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट आता है बराबर। ये प्रोपोर्शनल का मालूम है तुमको ये चीज, जब भी कोई मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं दो चीज आता है, एक आएगा इक्वल टू और एक आएगा कॉन्ट। हमेशा फिट कर लो माइंड में, जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन फिजिक्स केमिस्ट्री किधर भी हटाया तो क्या आएगा, कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन। वही मैं यहाँ पे करने वाला। देखो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है क्या आएगा बताओ, दो चीज। पहला चीज बोलो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट के ले लिया समझो मैंने, के मेरे लिए कांस्टेंट है, राइट। के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये रेट है ना, रेट वाला एक्सप्रेशन है, तो उसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। और बाजू में क्या है मेरे पास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे ये एज इट इज लिखा है, ये खाली हटाया तो इक्वल टू और कांस्टेंट लाया। समझा, समझा मैथमेटिक्स। अब सुनो पॉइंट सुनो, कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन। सुनो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सुनो। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट, बराबर, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो जो सिंबल उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसके लिए ध्यान से समझो। रेट ऑफ क्या लिखा है, सॉरी, लॉ ऑफ मास एक्शन ना, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इंटू है ना, इंटू क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आर मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। समझा, समझा क्या है, फिर सुनो। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of, so एक मिनट, molar concentration और active mass of reactant। इतना समझा है क्या, बोलो, बोल सकते एक बार, बोलो जरा, बताओ क्या था। law of mass action states that rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration और active mass of reactant। समझा, इतना समझा है, आगे बाकी खत्म नहीं है, रुक जाओ। खाली कहां तक बताया मैंने तुमको, प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहां तक, इधर तक बताया। ये लिख रहे, पढ़ लो जरा, जो अपन ने पढ़ा वो राइट है क्या, देखो पढ़ो। Law of mass action states that the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active mass और molar concentration of reactant। इतना समझा है, समझा है ना। हाँ, अब देखो ये टर्म्स है ना, दो टर्म है ना, आगे सुनो। विथ ईच टर्म, या फिर बोल सकते हैं विथ ईच एक्टिव मास टर्म, क्या रहेगा, विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर, ये पावर है ना, पावर मतलब रेज टू, उसको बोलते हैं पावर ना। with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। फिर से एक बात देखो, with each active mass term raised to the power, ये पावर कौन है, पावर equal to the stoichiometric, अरे बताया ना, AB को क्या बोलते हैं, stoic, with each active mass term रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां पे आ रहा है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आ रहा है ना, बस खत्म। सुनो ध्यान से, वो सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहा है, सुनो। विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बोलेंगे एक बार, वो जरा विथ वाला पॉइंट बढ़ो जरा, क्या बताओ, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction। अब पूरा बोलता है, पूरा बोलने का, उसके बाद ध्यान दो। law of mass action states that rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration or active mass of reactant। समझा, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। समझा, समझा ना, याद हुआ है क्या, बोलेंगे एक बार, बोलो जरा, बोलो। mass action states that rate of reaction is to the product of or of with each term raised to the equal to the stoichiometric in a balanced chemical reaction। समझा, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट पूरा याद करा दिया, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट याद, जो बोला ना हम लोग ने एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। देखो पढ़ना चाहिए तो पढ़ के ले लो, यहाँ तक तो पढ़ा था ना हमने,
देखो विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इजी है ना, ऑन द स्पॉट याद करा दिया, समझा? समझा ना फर्स्ट पॉइंट क्या है, और सेकंड तो हमने देख लिया ना, सेकंड देखा ना, क्या बताया ना सेकंड पॉइंट कौन सा रिएक्शन है, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, एक्टिव मास ऑफ A रेज टू A इनटू एक्टिव मास ऑफ B रेज टू B। एक्टिव मास में कभी कभी बोलेगा, कभी कभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों एक ही है, और लिखा था ना हम लोग ने। फिर जैसी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, क्या क्या लाया, इक्वल टू और कांस्टेंट K का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा रहेगा किधर, तो K का मतलब क्या है, रेट, समझ गया? बोलो इजी ना, खत्म हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। समझा कैसा है, बोलो? लॉ ऑफ मास एक्शन का इतना बड़ा स्टेटमेंट 2 बार आया, इधर भी आया है, इधर भी आया, बहुत जगह पे आएगा, यही पूरा स्टेटमेंट आएगा, इसके लिए उसको याद कराया तुमको, याद है ना पूरा? चलो देखते हैं, पढ़ो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ो क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर Kc मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, बराबर? K अलग है, Kc अलग है, Kp अलग है, Kp पढ़ने का है, Kc पढ़ने का, K पढ़ लिया हम लोग ने। K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, वो कौन सा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, बराबर? ये कौन सा कांस्टेंट है, इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तब जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, C लिखा है ना वहां पे, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तब जब हम लोग पार्शियल प्रेशर देखेंगे। बहुत सिंपल है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, P मतलब पार्शियल प्रेशर, और K का मतलब जो आप वो था रेट कांस्टेंट, अगर वो C और P के साथ आया तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। सिंपल है, बराबर? बोलो क्या ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। इजी है, खत्म, दोनों बता देंगे। चलो फटाफट, बहुत ये बड़ा दिख रहा है लेकिन सबसे इजी यही है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बड़ा था ना एकदम, जो बड़ा चीज है तो बहुत इजी रहता है। चलो पढ़ते हैं, देखो अब जो हमारा रिएक्शन है, देखो एक बात याद है क्या, इधर मैंने बताओ इसको क्या बोला हमने, इसको नाम क्या दिया, क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखो, इक्विलिब्रियम तब आता है जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रहता है, समझा? इसमें इक्विलिब्रियम आएगा क्या, अरे फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल होएगा कैसे, रिवर्स तो है ही नहीं, समझा ना? हाँ वही, तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमको कांस्टेंट कैसा चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रिवर्सिबल होना चाहिए, बराबर? समझना पॉइंट क्या है? चलो देखते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अरे यही है, खाली उधर एक और एरो डाल दिया ना। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, क्या आएगा, हाँ, रिवर्सिबली गिव्स C टाइम्स C एंड D। एक पॉइंट याद रखो ना, मैं कैपिटल A के पीछे स्मॉल a लिखता है, कैपिटल B के पीछे स्मॉल b, कैपिटल C के पीछे स्मॉल c, कैपिटल D के पीछे स्मॉल d, समझा? क्या बोलते हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d को, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये A B क्या है, रिएक्टेंट, C D क्या है, समझा? बस यही तो है इम्पॉर्टेंट। चलो अब अभी हमको यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है, दिख रहा है जो इतना बड़ा पढ़ा ना हम लोगों ने, हाँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन करना है, तो ना मैं तुमको इधर करके दिखाता तो तुमको समझेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं समझेगा। देखो तुम्हारे पास ना यहाँ पे 2 टाइप का रिएक्शन है, पहले एक बार ए बी से बनेगा और दूसरी बार सी डी से, तो एक टाइम पे एक ही देखो। पहला क्या बनेगा बताओ, ए बी से क्या बनेगा, उसको देख रहे हैं हम लोग, देखो क्या ध्यान है, सब लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे तुमको, ये ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी, डबल एरो नहीं डाल रहा है क्योंकि एक ही तो मैं देख रहा है ना, अभी मेरे को सिर्फ सी डी बनाने का है, सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स, ये मालूम है, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ना। कौन है रिएक्टेंट, ऐसा जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं तो रिएक्टेंट कौन है, अगर ऐसा आते तो सी डी रहता, समझा? बोलो क्या आएगा बताओ, अंदर क्या लिखूं, कौन सा ए, कैपिटल ए, इधर कैपिटल बी, इतना याद है ना। आगे विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइक, अरे ए बी लिखा है तो स्मॉल ए स्मॉल बी लेंगे, स्मॉल सी स्मॉल डी लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, समझा, स्मॉल ए, समझा? आगे जा रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, हाँ, तो जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा, बोलो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, कांस्टेंट आएगा, बाकी सब एज इट इज, ए रेज टू ए, बी रेज टू स्मॉल बी, समझा? लेकिन मैं के नहीं लिखेगा, मैं के के जगह पे सफिक्स में के एफ लिख देता है, एफ रिप्रेजेंट करता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, समझा? अरे इजी है ना, इजी है ना, बहुत इजी है, समझे पॉइंट क्या है?
यही तो लिखा है, ये दिख रहा है इतना बड़ा जो पॉइंट है, ये समझा क्या तुमको? देखो ये सिखाया मैंने तुमको अभी, देखो ना यहाँ पे। अच्छा ये F लिखते हैं, बोलो F क्यों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखो, समझा? तो स्टेटमेंट भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा वहां पे। लॉ ऑफ मास कैन स्टेट दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब जब रिटर्न आएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स बोले तो बैकवर्ड बोलो, इधर रहेगा देखो किधर, तो रेट ऑफ रिवर्स आया देखो यहाँ पे है। 2 पॉइंट बहुत इजी है। चलो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमको मालूम है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर देखो उधर वो तो कोई भी देख के बताएगा। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो बोला ना वही लिखा है यहाँ पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलो, रिएक्शन बोलो, एक ही मतलब है, समझा? पढ़ो एक बार देखो, पढ़ो जो अपन ने बोला वही क्या पढ़ो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इधर मैंने और एक्टिव मास नहीं लिखा क्योंकि एक ही मतलब, और दो क्यों लिखो मालूम पड़ेगा ना तुमको। ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ गया ना? अरे इजी है, बहुत इजी है, समझ गया रहेगा तुमको ये, समझा ना? अब उल्टाओ, ये समझा क्या? दिख रहा है बड़ा था ना, लेकिन सबसे इजी यही है। ये दिख रहा है ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन वही है जो हम लोग वहां पे पढ़े अभी जस्ट थोड़ी देर, खाली पीछे आने का भी। चलो इधर बाजू में करके दिखाता है। अब उल्टा ना, अब उल्टा हो जाएगा, समझा? अब उल्टा आएंगे फिर से वही वापस। लॉ ऑफ बोलो, स्टेटमेंट बोल के करते बोलो। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट रेट ऑफ, पीछे आ रहे हैं रिवर्स बोलो, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration और active mass of। हाँ अभी मेन गेम यहाँ पे, रिएक्टेंट बताओ, ऐसा आ रहा है हम लोग, बोलो रिएक्टेंट कौन है? CD ना। अरे एरो के पीछे रहता है रिएक्टेंट हमेशा, समझा? बोले सर एरो के पीछे, ये एरो देखो ना, एरो इधर है ना डायरेक्शन, इसके पीछे कौन है? CD। तो बोलो क्या लिखूं? C और D ये केस में हमारे लिए रिएक्टेंट हो गया, समझा? आगे विथ each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation या फिर रिएक्शन, एक ही बात है, राइट है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, बोलो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट। F था तो KF लिखा, R है तो क्या लिखूं? KR, बराबर ना? क्या बोलेंगे इसको? एक्चुअल में K मतलब क्या रहता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब बोले यहाँ पे क्या आएगा? C रेज टू C और D रेज टू D, समझा? इजी ना? अरे ये जो इतना बड़ा लिखा है ना हम लोगों ने जो बोला वही है वो, और ये तो समझ गया, यही तो लिखा है मैंने तुमको अभी, देखो ना उधर इक्वेशन नंबर 2, समझा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 याद है तुमको, राइट? हाँ एक बात बताओ, एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और एक बार, हमको तो याद है क्या बोलते हैं K को, KC को क्या बोलते हैं? हाँ मतलब तुमको इक्विलिब्रियम पे आने का है ना, पढ़ा ना हमने? ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम रहेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा? यहाँ पे केमिकल ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम कब रहता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम होता है। चलो तो करके देखते हैं ना। 4th पॉइंट में वही है, पढ़ो 4th पॉइंट पढ़ो क्या है? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, राइट है? हाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किससे इक्वल होना चाहिए? करते रेट ऑफ, दोनों को इक्वल करते हैं। मैथ्स लगता है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स लगता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर किससे मैच होना चाहिए? हाँ तो ये दिख रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर किससे मैच होना चाहिए? हाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जरा आंसर बताओ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर क्या है? KF A रेज टू A B रेज टू B। अरे इधर देखो ना कॉमा किया है, ये नया पॉइंट है यहाँ से, समझा? मैंने, तुम लोग नीचे नीचे लिखो, मैंने बाजू में लिख दिया, जगह नहीं मेरे पास इसके लिए, तो मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर डाल दिया, ये देखो ना, ठीक है KF का आंसर है। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी आंसर डाल दिया। अरे ये क्या सीखा हो, समझ गया ना तुमको? इतना भी हार्ड नहीं है वो, बराबर। इसके बाद मैंने क्या, देखो अब इस पे ध्यान दो, दिख रहा है यहाँ पे KF के नीचे KR को लेके आओ, ये इनटू में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो KF के नीचे बोलो क्या आ जाएगा? मेरा बोलने का मतलब है K वाले पार्ट को अलग लिखो और बॉक्स वाले पार्ट को साइड में रख दो। ऐसा मैंने सब K वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया। पहले से मेरे पास KF था, KR नीचे आ गया। मैथ्स है सिंपल, बेसिक मैथ्स, राइट है? पहले से C रेज टू C और D रेज टू D था, इसके नीचे आएगा ना ये क्या आएगा? A रेज टू A B रेज टू B, समझा? अब सुनो, ये KF मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KR मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर, दोनों को डिवाइड किया ना तो उसको बोलते हैं KC। क्या है KC? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना,
ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, क्या बोलते हैं बॉक्स को, समझा क्यों नाम दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन, समझा ना। तो KF अपॉन KR के जगह पे डायरेक्ट क्या लिखने का, हटाओ KF अपॉन KR को और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, मिल गया आंसर, समझा ना। KC को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट है। और वो जो सबस्क्रिप्ट C है वो क्या इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस्ड इन द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलार कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया, समझ गया रहेगा। लेकिन बड़ा है, लेकिन सबसे इजी यही लगा ना, समझा ना। पहले रिएक्शन लिखा, फिर RF का आंसर निकाला, फिर RR का आंसर निकाला, फिर दोनों को सेम कर दिया ना, बराबर ना। KF अपॉन KR के जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, KC को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल, राइट है। और एक क्या, हाँ अच्छा, KC को डिफाइन भी करना पड़ेगा, ये भी बड़ा डिफाइन है, देखो ये भी बहुत बड़ा डिफाइन है। तुमको ये वाला डिफाइन याद है क्या, जो जैसा मैंने इसको डिफाइन किया, एग्जैक्ट वैसे मैं इसको भी डिफाइन करता, जरा देखो समझो। KC को क्या बोलते हैं पहले बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो एक्सप्रेस पे मत रखो, समझ जाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका आंसर रेशियो है, रेशियो में आता क्या, अपॉन, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सुनो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ये इनटू को क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। CD क्या था, प्रोडक्ट ना, बराबर ना। और AB क्या था, देखो कंफ्यूजन किधर रहेगा मालूम है, दो बार प्रोडक्ट वाला वर्ड आएगा वहां पे, लेकिन समझो पहली बार जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इनटू को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो दूसरी बार प्रोडक्ट आ रहा है वो C और D को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझा। यही कंफ्यूजन, और कुछ कंफ्यूजन नहीं। फिर से पूरा जरा ध्यान से सुनो, फिर वही लिखा है वहां पे, फिर तुमको बोल देगा तो समझ जाएगा। सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC is defined as the ratio of product of molar concentration of product to the, मतलब नीचे आ गए, to the product of molar concentration of reactant। अब सुनो, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction। अरे आया हुआ स्टेटमेंट है वो, बराबर ना, समझा। खाली क्या चेंज है, रेशियो आया बस ना, और क्या आया, बोलेंगे क्या, क्या बोल के दिखाओ एक बार, डायरेक्ट बोलेंगे कि बोलो, चलो बोलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC is defined as the ratio of product of molar concentration of product to the, नीचे है ना, to the product of molar concentration of reactant with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction or equation। एक ही बात है, समझ में आ गया ना, वही लिखा है, चाहिए तो पढ़ के ले लो एक बार, थोड़ा बहुत पढ़ो, वही ना। KC is defined as the ratio of product of molar concentration of product of the molar concentration of product to the, वही है ना, product of molar concentration of reactant with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation ना, वही है ना, वही है। चलो समझ गया ना तुमको ये क्या है, बराबर ना। याद रखो, तुमको जाते थे पूछेगा मैं, KC का डिफाइन पूछेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये सब याद रखो जाते जाते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, KP क्या है बताओ, नाम बताया था मैंने तुमको उसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, बराबर ना, समझा। हाँ, अब क्यों पढ़ रहे KP वो सुनो, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में ही रहे, बराबर। कभी कभी रिएक्टेंट गैस स्टेट में भी आ सकता है। जब गैस स्टेट में आएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो टाइम पे तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं कर सकते, वो टाइम पे क्या यूज करने का रहता है, पार्शियल प्रेशर, समझा। इसके लिए KC पढ़ने से अच्छा क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। KP किसके लिए बताओ, गैस फेज के लिए, सिंपल लॉजिक है। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग, आया ना गैस फेज रहेगा तो हम लोग क्या यूज करने का, KP, राइट है। इन्वॉल्विंग गैस फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पार्शियल, वो टाइम पे पार्शियल प्रेशर यूज करो, वो टाइम पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन मत यूज करो। बॉक्स मतलब मोलर, देख रहे हैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, वहां पे पार्शियल प्रेशर आएगा। चलो, तो सेकंड पॉइंट, देयरफॉर इन गैस फेज द कॉन्सेंट्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन पार्शियल प्रेशर। गैस फेज में ज्यादा बेटर, ज्यादा कन्वीनियंट कौन है, पार्शियल प्रेशर, वो तो पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, वहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, सिंपल। चलो, बहुत ईजी है, अभी देखो, अरे ये किधर गया आंसर, दिख रहा है ये आंसर, यही आंसर है, खाली बॉक्स हटाओ, क्या डालो उसके पे, राउंड ब्रैकेट, समझा। जो कैपिटल C था
कैपिटल सी के साथ पी लिखो, कैपिटल डी के साथ पी लिखो। क्यों पी लिख रहे हैं? अरे पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। कैपिटल ए के साथ में क्या लिखेंगे? पी। क्या मतलब हर एक एलिमेंट के साथ पी लिखो, और वही रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना, वही है ना। तो दिख रहा है वो सेम वही एक्सप्रेशन है, समझा? इसका कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट दिया है, राइट है। तो चलो पढ़ते, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Kp where the subscript P indicates that the equilibrium constant is expressed in the term of partial। ये हमको पहले से मालूम है, बराबर, ये हमको पहले से मालूम है। आगे, द एक्सप्रेशन Kp कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद द पार्शियल प्रेशर। ये क्या, मैं वही किया ना, मैंने बॉक्स हटाया, मैंने राउंड ब्रैकेट डाल दिया। बॉक्स मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हटा दिया, क्या डाल दिया? तो रिप्लेस कर दिया ना। सिंपल सिंपल वर्ड है, ये कुछ हार्ड नहीं है। कंसिडर रिवर्सिबल, वही है, a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b रिवर्सिबली गिव c टाइम्स c एंड d प्लस d ना, d टाइम्स d, राइट। इसके लिए हम लोग ने Kp का आंसर लिखा, बहुत ईजी है, लिख के दिखाओ कि याद रहेगा तुमको। चलो एक बार देख लो, कभी कंफ्यूजन होता है। Kc का आंसर याद है, बस वैसे लिखेंगे। उधर बॉक्स ब्रैकेट था, इधर अपन क्या डालेंगे? राउंड ब्रैकेट। पहले देखो ऐसा, पहले राउंड ब्रैकेट डाल के ले लो। ऊपर सी डी आता है, नीचे ए बी आता है, सी डी ए बी, और साथ में पार्शियल प्रेशर लिखो, पी ना। और बताओ, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, खत्म। इजी है ना। पढ़ो, वेर पी ए पी बी पी सी एंड पी डी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी आया ना, वो क्या है? ए बी सी डी का पार्शियल प्रेशर, खत्म। समझा कैसे किया है? इजी था ना ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ये बहुत ये 12th में बहुत बार लगने वाला है। वहाँ पे 12th में तुमको आया नहीं, इक्विलिब्रियम पढ़ाएगा मैं तुमको वहाँ पे चैप्टर, तो वहाँ पे सब कुछ आता है, सब कुछ यूज होने वाला है। तो अभी समझ लो, समझा ना सब कुछ जो पढ़ाया आज। बताओ फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या था डिफाइन? रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? Chemical equilibrium is defined as a stage of chemical reaction where the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction or backward reaction, बराबर। फिर क्या पढ़ा? लॉ ऑफ मास एक्शन याद है? बोलो जरा बताओ। लॉ ऑफ मास एक्शन states that the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration or active mass of reactant raised to the power। आता है? नहीं, एक्चुअल में उधर भी आता ही है, लेकिन वहां पे पावर देखो किधर गया? इधर था ना, है ना, आता है ना इसमें। हाँ बोलो ना फिर। विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, बराबर। याद हो गया हमको, बराबर। रेट का आंसर याद है? रेट का आर मतलब रेट का आंसर क्या है? के। एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू ए, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। के सी याद है? रेशियो रहता है किसका? सी रेज टू सी, डी रेज टू डी, नीचे ए रेज टू ए, और सबके पास एक्टिव मास ना। फिर केपी याद है? सबके पास क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर। ऊपर क्या आएगा? पी सी रेज टू सी, फिर पी डी रेज टू डी अपॉन पी ए रेज टू ए, पी बी रेज टू बी, खत्म ना। इजी था ना। तो पढ़ दिया, 5 क्वेश्चन पढ़ दिया। डेली 5-5-6 क्वेश्चन करते हो जाएगा 2-3 दिन में। समझना क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था आज? केमिकल। इजी है ना? इजी है, चलो ठीक है।